कल की क्लास में हमने वॉइसेस के इंडेफिनिट सेक्शन के दूसरा पार्ट जो पास्ट इंडेफिनिट था उसकी चर्चा की थी। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना था, फिर पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हमने जाना। अब हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, या फिर पैसिव वॉइस अगर गिवन हो तो उसको एक्टिव वॉइस में हम किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, है ना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। अगला टॉपिक का नाम आप डाल लो, अगली हेडिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एज यू नो हम लोग टेंस रिलेटेड चेंजेस पढ़ रहे हैं, तो टेंस रिलेटेड चैप्टर में हमें 12 के 12 टेंसेस पे पूरी पकड़ बनानी होती है कि किस टेंस में हम क्या चेंज करेंगे, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या चेंज करना होता है, इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। तो आओ स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लिखने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। फिर हम लिखते हैं विल या शैल को, ठीक है, विल या शैल को। फिर हम लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना। एक चीज आपको यहां समझना है कि कई जगहों पर 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मैं 2 सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसको ध्यान में रखना। कुछ और सेंटेंसेस में लिख देता हूं। तो 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, चारों को मैंने स्टार मार्क किया। पहला मैंने लिखा आई विल हेल्प यू, दूसरा मैंने लिखा आई शैल हेल्प यू, तीसरा मैंने लिखा राधा शैल गो टू स्कूल टुमारो, और चौथा मैंने लिखा दे विल रिसीव द लेटर नेक्स्ट डे। ये बातें हमें इसलिए आपके साथ शेयर करनी पड़ रही हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने लास्ट क्लास में टेंस किस टाइप से पढ़ा था, और हम जिस तरह से आपको वॉइसेस को पढ़ा रहे हैं उसमें आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए मैं इसको आपको दोहराने के लिए बता रहा हूँ। देखो आई के साथ जब मैंने यहाँ पर विल लगाया है और आई के साथ एक जगह सेल लगाया है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कॉमन रूल्स जो आप पढ़ते आए हो टेंस का, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं, है ना। और ही, शी, इट, दे और कोई भी नेम हो तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, विल का। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीजें शायद आपसे छूट गई थी, या फिर आपने अगर पढ़ा भी होगा तो भूल गए होंगे, या हो सकता हो कुछ लोगों को याद भी हो कि इस वाले कैटेगरी को हम आई और वी के साथ सेल लगाना और ही, सी, इट और दे और किसी भी नेम के साथ विल लगाना, इन दोनों कैटेगरी को हम एक नाम देते हैं और उसे हम कहते हैं नॉट फिक्स्ड कैटेगरी। क्या कहते हैं, नॉट फिक्स्ड कैटेगरी।
नॉट फिक्स कैटेगरी का मतलब क्या हुआ है, ये एक ऐसी बात होती है जो फिक्स नहीं होता है, ये एक पॉसिबिलिटी होती है, फ्यूचर एक्शन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर एक्शन है, प्लानिंग है फ्यूचर की कि मैं आपकी मदद करूंगा। हो सकता है कि ना करूं, ऐसा भी हो सकता है कि ना करूं, तो ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड है, ठीक, ये फिक्स नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम आई और वी के साथ, यहाँ लिख देता हूं, जैसे ही आई और वी के साथ हम विल लगाते हैं और बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट बच रहे हैं, अदर सब्जेक्ट का मतलब ही, सी, इट, दे, नाउन प्रोनाउन कोई भी हो और साथ में क्या कोई भी नेम हो, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट के साथ अगर हम किसका यूज करने लगे, शैल का, तो ये वाली जो कैटेगरी बनती है भाई, इसको कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैटेगरी। फिक्स्ड कैटेगरी क्या होती है, जिसमें हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, वो फिक्स्ड होता है। जैसे यहां पर मैंने कहा कि आई हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, शॉर्ट में आई पढ़ते हैं, आई शैल हेल्प यू, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आई विल हेल्प यू, क्या कहा मैंने, आई विल हेल्प यू, तो विल ये बात बता रहा है कि आपको कंप्रेस किया गया है, आपके ऊपर दबाव है कि आपको ये काम करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर मैं हिंदी में इन दोनों को ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या होगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अगर बात इस वाले सेंटेंस की करें तो इसका हो जाएगा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। समझ आ रही है? तो यहाँ पर जरूर आ जाए, अवश्य आ जाए, है ना, निश्चय ही आ जाए, इस तरीके के शब्द अगर हिंदी में अगर आते हैं तो ये हमारे फिक्स कैटेगरी होती है। तो फिक्स कैटेगरी के लिए आई और वी के साथ विल और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल, ठीक है। ऐसे देखो राधा के साथ, राधा एक नाम है, नॉर्मल कंडीशन में तो नाम के साथ हमें विल लगाना होता है, लेकिन मैंने यहाँ शैल लगा रखा। इसका मतलब है कि राधा शैल गो टू स्कूल टुमारो, राधा के ऊपर प्रेशर है कि कल वो किसी भी हालत में स्कूल जाएगी ही जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर मैंने कहा दे विल रिसीव द लेटर नेक्स्ट डे, अदर सब्जेक्ट के साथ हमने लगा दिया क्या विल, जैसे अदर सब्जेक्ट के साथ हमने विल लगाया तो अपने आप में ये नॉट फिक्स कैटेगरी हो गई। मतलब वे लोग कल पत्र रिसीव करेंगे, पाएंगे, कंफर्म नहीं है कि कल पाएंगे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि कल वो एक पत्र पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रो। आ जाओ अब बात करते हैं हम अपने, इसका यूज हम तब करेंगे जब हम पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, तो इसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। फिलहाल ये चीजें आप अपने दिमाग के किसी भी कोने में आप सेट कर लो, क्योंकि ये काम आपको आगे देने वाला है। आगे देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने लिख दिया। फिर अगर दूसरी की बात करें, दूसरा नेगेटिव होता है। अभी हम नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल लेके चल रहा है। नेगेटिव में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट को, फिर सेम वही बात विल या शैल को, और विल और शैल जो है अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल आपने पढ़ा होगा, आई विल शैल शुड मस्ट वुड कुड, है ना। तो ये अपने आप में एक मॉडल ऑक्सिलरी है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हमें क्या रखना होता है, नॉट रखना होता है नेगेटिव बनाने के लिए। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर विल शैल, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखना, अगर आप एक्टिव वॉइस लिख रहे हो तो फ्यूचर के किसी भी टेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है, ठीक है। आगे देखो इंट्रोगेटिव। रेडी हो गया इंट्रोगेटिव। इसके लिए हमें क्या करना होता है, दो तरह का इंट्रोगेटिव होता है। एक तो हम विल या शैल को बाहर ले आएंगे, फिर हम लिखेंगे क्या, फिर हम लिखने वाले हैं सब्जेक्ट को, फिर हम लिखने वाले हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन मार्क। एक और क्राइटेरिया इसमें होता है जिसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं जस्ट का प्लस नो चेंज प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन तैयार हो चुका है हमारा।
ये हमने एक फॉर्मेट आपको दे दिया, ठीक है। इस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक छोटा सा आपको मैंने रूल्स जो भी थे उसको दोहराने की मैंने कोशिश की, ठीक है। अब हम इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक एक को एक्टिव से पैसिव और पैसिव को पैसिव से एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। कल की बात अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक बात आपको बता रखा था, किसी भी पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस में दो चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो हम बी बेस वर्ब का यूज करते हैं। बी बेस वर्ब ये पूरे एक्टिव पैसिव में हमें हेल्प करेगा, जिसमें इज, एम और आर आता है, वाज और वर आता है, और बीन आता है, और बी अपने आप में एक वर्ब है। यानी इन सबों का यूज हमें कहीं ना कहीं इन्हीं के फॉर्म का करना होता है, ठीक है। अब देखो जरा, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। अब आपको ये समझना है कि इसको जब हम, ये तो हमारा जो फॉर्मेट है ये अपने आप में एक्टिव फॉर्मेट है, इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे, पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे इसका, सॉरी, तो पैसिव कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले आपको क्या बता रखा है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आते हैं। तो जी डालने के लिए ऑब्जेक्ट को शुरू में, आगे क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लिखेंगे विल या शैल में से किसी एक को। अब वो कैसे डिपेंड होगा, कैसे पता चलेगा कि विल लिखना है या शैल, वो हमें पता चलेगा कब, जब हम पूरी सेंटेंस को पढ़ेंगे तब, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी आप समझो, एग्जाम्पल जब मैं भी आपके सामने रखूंगा तो बातें ज्यादा क्लियर होंगी। फिलहाल के लिए आप समझो कि हम इसमें से या विल को लेंगे या शैल को लेंगे। तो जी हो गया विल या शैल, ठीक है। पैसिव की पहली कंडीशन मैंने बताया था कि बी की किसी न किसी फॉर्म को हमें यूज करना होता है। बी का एक और फॉर्म है बेटा, इसको बी करते हैं, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। कुल फॉर्म कीजिए जरा, 3 to 5 to 7 to 8, इसके कुल 8 फॉर्म है। अब ये पहला और आखिरी एक ऐसा वर्ब है जो अपने आप में 5 पैटर्न में नहीं बल्कि 8 पैटर्न में लगता है। बाकी कोई भी जो वर्ब होते हैं उनके 5 ही पैटर्न होते हैं, ठीक है जी। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है, और एक और होता है कौन सा, सॉरी अभी दिमाग से नहीं सो रहा, अभी मैं लिख देता हूँ कुछ देर में, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, यहां तक हमने लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ये तो हेल्पिंग वर्ब पहले से ही था, तो क्या इसमें कोई हमने चेंज किया क्या, नहीं किया। तो चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हम इसी बी को ले आएंगे। क्यों, क्योंकि इज एम का यूज तो हम प्रेजेंट में कर रहे थे, वाज वर का यूज तो हम पास्ट में कर रहे थे, बीन का यूज हम सिर्फ एक ही केस में करते हैं जब वो फ्यूचर हो, बीइंग का यूज हम कंटीन्यूअस वाले केस में करेंगे क्योंकि आईएनजी वही जुड़ेगा जहां पर कंटीन्यूअस होगा। तो इनमें से किसी का हेल्प नहीं ले सकते, तो फिर आ जाओ जिससे कहानी शुरू हुई थी उसी का हेल्प लेते हैं और इसी को बना लेते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी, फिर हमें क्या लिखना होता है, फिर हमें लिखना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता ही है कि ये एक्टिव सॉरी पैसिव वॉइस की मिनिमम, पैसिव की मिनिमम कंडीशन होती है कि कुछ हो ना हो लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होना ही होना है, ठीक है जी। फिर हमें लिखना होता है क्या, फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को जब हम यहाँ लिखते हैं तो इसका एक नाम देते हैं क्या, एजेंट। क्या नाम देते हैं, एजेंट। और एजेंट से पहले हम क्या लगाते हैं, सुटेबल प्रीपोजिशन। याद है आपको सुटेबल प्रीपोजिशन, आई होप आपको याद होगा, बार बार मुझे चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ अब हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल ये कहता है कि जैसे मान लो कोई भी मैं एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई कुछ बोल देता हूँ, सोनिया will dance in party। सोनिया डांस सोनिया पार्टी में डांस करेगी, है ना। तो आप ये बताओ सोनिया पार्टी में डांस करेगी, इसको लिखना है ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसको हमें पैसिव कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लाना होता है,
सॉरी, ये मैंने आपको इंट्रांजिटिव वर्ब लिख दिया है। अभी मैं ट्रांजिटिव वर्ब को कोई सेंटेंस लिखता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इंट्रांजिटिव क्या कहा है। इंट्रांजिटिव के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड है वो। फिलहाल अभी एक जनरल सा रूल हम पढ़ रहे हैं। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी फिर हम आएंगे ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पर, फिर आएंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस पर, फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पर। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ तीन ही तरह के सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव को लेकर चल रहे हैं। सेंटेंसेस और भी होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इंपेरेटिव होता है ना। उन सबों पर भी हमें चर्चा करनी है। और यहाँ से आपको बोर्ड्स में 2 नंबर्स लाने हैं और ये 2 नंबर की लड़ाई है, ठीक है। तो इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए आपको पूरे तरीके से पढ़ना है। और बात सिर्फ बोर्ड्स की नहीं है, बोर्ड्स के आगे अगर किसी भी आप अच्छे यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस देते हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी वो करते हो, बड़े एग्जाम देते हो, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलता है, ठीक है जी। आगे देखो, मैंने देखा सोनिया की मैंगो अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने आया शुरू में मिल दिया गया और मैंगो। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब आप ये बताओ कि सोनिया के साथ मैंने बिल लगाया है, सोनिया के साथ मैंने बिल लगाया है, यानी ही सी इट दे। और किसी भी नाम के साथ अगर आप बिल लगाते हो तो वो अपने आप में नॉट फिक्स कैटेगरी होती है। जब नॉट फिक्स कैटेगरी है तो इसको भी तो हम नॉट फिक्स ही लेकर चलेंगे। फिक्स कैटेगरी रहती तो इसको भी, अगर यहाँ सोनिया के साथ में सेल लगाया रहता तो अब मैंगो के साथ भी मैं सेल लगाता। क्यों? क्योंकि सोनिया के साथ तो नॉर्मली बिल लगना चाहिए, उसी हिसाब से और मैंगो के साथ भी हम यहाँ पर नॉर्मली बिल ही लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो और मैंगो विल। अब विल तक तो बात ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो जस्ट का तस हो गया, लेकिन हमें चाहिए था चाइल्ड हेल्पिंग वर्ब। चाइल्ड हेल्पिंग वर्ब में हम इसका यूज नहीं ले सकते, इसका नहीं ले सकते, इसका भी नहीं ले सकते और इसका भी नहीं। ये कंटिन्यूअस देता है, ये परफेक्ट देता है, ये पास्ट देता है, ये प्रेजेंट देता है। तो फ्यूचर के लिए बचा के हमारे पास बी। लाओ जी ले लिया मैंने बी को। मैंगो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो मिनिमम कंडीशन होती है, इसको हमें लिखना ही लिखना होता है ईटेन बाई, चलो बाई हटाता हूँ सोनिया। अब आप बताओ यहाँ बाई लगाऊं, विल लगाऊं, एंड लगाऊं, इन लगाऊं, एट लगाऊं, क्या लगाऊंगा? वेरी गुड, नेम ऑफ अ पर्सन देखते ही आपने बताया क्या। चलो अगला देखो, मैं अगला लिखता हूं एक एग्जांपल। वी विल नो दिस एड्रेस। लो जी बेटा, मैंने लिख दिया वी विल नो दिस एड्रेस। अब आप ये बताओ वी के साथ मैंने लगाया क्या है? अरे बोलो, क्या लगाया मैंने? विल लगाया। क्या लगाया? विल। यानी वी के साथ तो नॉर्मल कंडीशन में आई और वी के साथ हम क्या लगाते थे? शैल लगाते थे। लेकिन जैसे हमने आई और वी के साथ विल लगाने की शुरुआत करी, वो अपने आप में फिक्स हो गया। तो अगर ये बात फिक्स कैटेगरी की हो रही है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसको भी हम अपने आप में फिक्स ही रखेंगे, क्योंकि पैसिव की डिफिनेशन आपने पढ़ रखा है, चेंज इन कंस्ट्रक्शन, चेंज इन फॉर्मेशन बट मीनिंग डज नॉट चेंज, है ना। यही आपने पढ़ रखा है, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। मतलब ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने लिया है शुरू में दिस एड्रेस। क्या लिखा? दिस एड्रेस, ठीक है। ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है। दिस एड्रेस, ही विल नो दिस एड्रेस। मेरी ऑब्जेक्ट को मैं ले आया शुरू में, फिर हम विल या शैल में से चुनाव करेंगे कि किसे लाएं। आप ये बताओ, वी अपने आप में प्लूरल था, प्लूरल के साथ हमें लगाना था सेल, लगा दिया विल। इसका मतलब यहाँ पर दिस एड्रेस क्या है? दिस। वैसे ही आपने देखा था कि लेक्चर में मैंने बता भी रखा है कि दिस देखते ही आपको पता चल गया होगा कि अपने आप में सिंगुलर है, और जब ये सिंगुलर है हमने प्लूरल के साथ विल लगाया है। वैसे तो यहाँ सेल होना चाहिए, वैसे ही हम यहाँ पर सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? शैल। क्या लगाना पड़ेगा? शैल। यानी आई और वी के साथ अगर हमने विल लगाया हुआ है तो बाकी सबों के साथ सेल लगाना पड़ेगा, और बाकी सबों के साथ हमने विल लगा रखा है तो आई विल के साथ।
आई और बी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बात समझ में आए, एक दूसरे का बस इंटरचेंज है, इसी को फिक्स नॉट फिक्स करते हैं। अगर इसको और बेहतर ढंग से समझना है तो आप YouTube पर सर्च करना बेटा, क्या सर्च करना है आपको मैं बता देता हूँ आपको, क्या लिखा होगा, हाँ टेंसेस, टेंसेस बाय रिजवी रिजवान सर, ये आप सर्च करना, ये वीडियो आपको मिलेगा, उसको क्लास 9 की क्लास में मिले रखी है, उसमें आपको बताया मैंने, कुछ डिटेल बताइए कि फिक्स कैटेगरी क्या होती है और नॉट फिक्स कैटेगरी क्या होती है। चीज़ों को अच्छे ढंग से समझना है तो एक बार इस वीडियो को देखो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस एड्रेस सेल हो गया ये फिक्स कैटेगरी अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर तो हमें जनरली विल लिखना होता है अदर कैटेगरी अदर नेम के साथ, लेकिन हमने लिख दिया सेल, हो गया फिक्स। अब ये बताओ, ये तो विल या शेल अपने आप में नॉर्मल से ही चल रहा है, कोई इसमें चेंज हुआ नहीं, तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे बी को, और वो भी लिख दिया मैंने बी, यहाँ पर बात हो गई मेरी क्लियर, अरे बोलो हो गया ना, दिस एड्रेस सेल बी। अब ये बताओ मैंने लिखा नो, ठीक है बेटा, देखो वी को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ एजेंट के रूप में लाते हैं तो यहाँ पर अस हो जाता है, ठीक है, मैंने लिख दिया अस। अब आप ये बताओ यहाँ सुटेबल प्रीपोजिशन क्या लगाऊं, सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या लगाऊं, जल्दी से आप बताओ। मैं आज फिर भूल गया आपको ये बताना कि कैसे आई से आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, जैसे यहाँ से वहाँ जाते, ये बात इसमें थोड़ा सा शुरुआत में ही मुझे बता देना चाहिए था, खैर एक दिन और आप इंतजार कर लो, ठीक है, और चूंकि ये चीजें मैंने शुरू कर दिया है और उसमें इसके बीच में घुसाऊंगा तो फिर ये अटक जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ प्रीपोजिशन बाय, विद, एट, इन, एट और टू, इन चारों में से पांचों में से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर ज्यादा सुटेबल होगा। पहली बात तो ये नोन होगा क्योंकि ये बल्कट ट्रांसफॉर्म लिखना होता है, लॉजिक नोन हो गया, ठीक है। तो कौन सा प्रीपोजिशन ज्यादा सुटेबल होगा, बाई का यूज हम नेम ऑफ अ पर्सन के लिए करते हैं, क्या ये नेम ऑफ अ पर्सन है किसी न किसी पर्सन के लिए यूज किया गया है। विद इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट आया है क्या, कोई भी नहीं आया है। इन का यूज करते हैं मीडियम के लिए, कोई मीडियम आया है नहीं आया। ऐड का यूज करते हैं, इन चारों में से इसको कोई ना मिले तो हम करते हैं ऐड का। चलो एक मिनट के लिए इसको रोकते हैं। टू का यूज हम दो केस में करते हैं, किस किस केस में, एक कौन सा केस होता है नो का, कौन सा केस बेटा, वर्ब के नाम पर आया हो नो, और दूसरा वर्ब के नाम पर आया हो नो, और दूसरा वर्ब के नाम पर क्या आया हो मैरी। एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है नोन, नो आया है तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बस समझ आया। तो ये आपने लिख दिया सुटेबल प्रीपोजिशन, ये आपकी एक्टिव और पैसिव की कंस्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है बेटा। आ जाओ अब हम आते हैं अगली बात पर। अफर्मेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम आएंगे किस पर, बोल दो, बोलते क्या नहीं हो गया देखा कि लगी हुई आपने। चल हाँ, निगेटिव की बात करते हैं हम। निगेटिव क्या हमने वो कंस्ट्रक्शन बनाया था, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं विल या शैल को, फिर हम इसके जस्ट बाद लगाते हैं नॉट को, फिर हम लगाते हैं बेटा जी क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हम लगाते हैं क्या ऑब्जेक्ट को, फिर हम लिखते हैं फुल स्टॉप। देखिए ना, जस्ट मिनट प्लीज। थैंक यू फॉर वेट माय डियर स्टूडेंट्स। तो जी मैं बात कर रहा था किसका, निगेटिव का, है ना जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, हम इसको जब हम
क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बोलो जल्दी से बोलो ना, पैसिव। क्या बनाएंगे, पैसिव। तो पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। लाओ लो जी, आ गया ऑब्जेक्ट आपका, चल के थक गया होगा ना, कुछ हेल्प कराते हैं इसका। तो लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम पर मैंने लिखा विल या शैल लिख दिया। क्या विल या शैल लिखने से बात पूरी हो गई? नहीं बोला। इसके जस्ट बाद नेगेटिव बनाने के लिए लिखना होता है क्या, नॉट। अभी तो बात जस्ट की तरह। तो क्या इसमें हमने कोई चेंजेस करे हैं? नहीं, कोई भी चेंज अभी नहीं हुआ, लेकिन हमें तो चाहिए होता है चेंज हेल्पिंग वर्ब। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने यहाँ पर एक चीज बढ़ा दिया, एक पार्टिकल बढ़ाया जिसे कहा क्या, बी। क्या बोला, बी। ऑब्जेक्ट कराया बी, ये बी का ऑब्जेक्ट प्लस बी सर प्लस नॉट प्लस बी प्लस हम क्या लिखेंगे, प्लस हम लिखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तो मिनिमम कंडीशन होती है। और फिर हम इसी सब्जेक्ट को ले आते हैं शुरुआत में और देते हैं एक नया नाम। क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं एजेंट। और कैसे हो जाता है, और ये हो जाता है तब जब हम इसके साथ किसी स्पेशल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ तक बात हमारी हो गई है कंप्लीट। अब आ जाओ हम देखते हैं इसको एग्जांपल से, ठीक है। एक एग्जांपल में लिखता हूँ, क्या लिखूं, वो पारो। पारो विल रीड दिस स्टोरी बुक। क्या मैंने लिखा, पारो विल रीड दिस, जस्ट करना था, लिख दिया। पारो विल नॉट, मतलब इट डील हो गया मेरा सही। पारो विल नॉट रीड दिस स्टोरी बुक, हो गया बेटा। अब इसको जब हम ट्रांसलेट पैसिव कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पैसिव कंस्ट्रक्ट में हम सबसे पहले किसको ले आते हैं बेटा, सबसे पहले हम लाते हैं दिस स्टोरी पोएम। ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लो आ गया दिस स्टोरी बुक, आ गया दिस स्टोरी बुक। अब आगे बताओ, मैं विल लिखूंगा या शैल लिखूंगा। तो आपने देखा पारो के साथ विल लिखा हुआ है, यानी नेम के साथ विल लिखा हुआ है, तो नॉट फिक्स कैटेगरी चल रहा है। यहाँ पर भी नॉट फिक्स होगा, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हमें लिखना होगा क्या, विल। तो जी मैंने लिख दिया क्या, विल। अब आगे की बात आप ये बताओ, नॉट हमें कहाँ लिखना है, विल बी नॉट लिखूंगा या विल नॉट भी लिखूंगा। तो ध्यान रखना, हम तुमसे जुदा न हो पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी भी नॉट को हम हेल्पिंग रूप से दूर नहीं रखते। लो जी आ गया, दोनों के बीच में कोई भी जोड़ा नहीं आएगा, नॉट में लिख दिया करें। फिर हम लिखेंगे बी, दिस स्टोरी बुक विल नॉट बी रीड रेड रेड। पढ़ते अलग अलग नाम होते, रीड रेड रेड है कि लिखते रीडिंग है। दिस स्टोरी बुक विल नॉट बी रीड बाई का यूज सही है ना, यहाँ पे ये देखिए पारो क्या है, एक सुंदर कन्या है। दिस स्टोरी बुक विल नॉट बी रीड बाई पारो, ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल ले लो क्या, लोग रिकॉर्ड ले लेता हूँ तुम्हारी भावनाओं को शांत करने के लिए। क्या लिखूं, क्या लिखूं, चलो अभिषेक shall teach math। ठीक है बेटा, मैथ्स। अभिषेक सर विल शैल। देखो अभिषेक सर एक नाम है ना, तो नाम के साथ हमें लगाना होता है विल, लेकिन हमने क्या लगा दिया, शैल। और जब हमने यहाँ लगा दिया सेल, तो ये हो गया फिक्स कैटेगरी। फिक्स कैटेगरी को हम जब पैसिव बनाएंगे तो भी हम उसको फिक्स ही लेकर चलेंगे। तो लो जी, सबसे पहले मैंने लिखा मैथ्स। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, सेल। लो जी लिख दिया शेल। आगे बताओ क्या लिखूं, शेल। ओ सॉरी, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, शेल के बाद नॉट लिखना। इसका मतलब हुआ कि अभिषेक सर मैथ नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल कंफर्म है कि मैथ नहीं पढ़ाएंगे। मैथ्स शैल नॉट, जुदा तो करना ही नहीं है इसको। इसके बाद हमें लिखना है क्या, बी, शैल नॉट बी टॉट
टीच का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टॉट, टॉट। मैं शैल नॉट बी टॉट बाय अभिषेक शाह। हो गया, यहां तक तो बातें कंप्लीट हो गई। आ जाओ तुम्हें मैं एक लास्ट क्राइटेरिया से मिलाता हूं। और उसे हम नाम देते हैं क्या? बोल भी दो, क्या नाम देते हैं? इंटेरोगेटिव। इंटी का काम किया, इंटेरोगेटिव। इसको हमने लिखने के लिए सबसे पहले लिखा विल, या फिर लिखा शैल को, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट को, फिर हमने लिखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट को, लास्ट में नेसेसरी होती है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर तो बात बिल्कुल क्लियर होगी आपको। नाउ जिसकी पैसिव कंस्ट्रक्शन में आपको लिख के दिखा देता हूँ। पैसिव कैसे बनाएंगे हम? पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले लिखेंगे किसे? ऑब्जेक्ट भैया को उठा के लाएंगे। आइए भैया, आने ऑब्जेक्ट भैया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस इधर ऐसे तीन का ऑब्जेक्ट प्लस हमें क्या लिखना? सबसे पहले हम लिखेंगे किसको? विल या शैल को, फिर हम जाएंगे किसको? ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर हम जाएंगे किसको? ऑब्जेक्ट को। फिर हम लिखेंगे किसको? बी को। किसे लिखेंगे? बी को, क्योंकि चेन हेल्पिंग वर्ब तो तभी होगा जब हम इसके साथ लगाएंगे क्या? बी। फिर हम लिखेंगे विल शैल ऑब्जेक्ट प्लस बी। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में आएगा और नाम बदल देगा अपना, क्या रखेगा? प्रेजेंट। कब? जब इसके साथ हम यूज करेंगे सुटेबल प्रीपोजिशन का। हाँ, चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल ये कहता है कि कोई भी एग्जांपल में विल राधा परफॉर्म डांस, ठीक है। विल देखते हैं हमें पता चला ये नॉट फिक्स्ड कैटेगरी है। नॉट फिक्स्ड के लिए हमें नॉट फिक्स्ड ही लेकर चलना होता है, तो हम लिखेंगे विल डांस, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। फिर हमें लिखना होता है चेन आर्ग्यूमेंट के नाम पर बी, ठीक है। क्या लिखना होता है? बी। विल और डांस बी परफॉर्म, थर्ड फॉर्म में लिखना होता है परफॉर्म बाय राधा पहली, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका, है ना। और एक और लास्ट एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। Why will you sing a song? तो ये वो कैटेगरी मैंने लिख दिया जो अपने आप में ओपन एंडेड होता है। तो ओपन एंडेड के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को शुरुआत में लिखते हैं, इसमें नो चेंज होता है, लोग लिख दिया वाई। फिर हम लिखते हैं किसको? बेटा जल्दी से बताओ। फिर हम लिखते हैं विल या शैल में से किसी और एक को। यू के साथ विल आया है, लेकिन नॉट फिक्स है तो विल ही आएगा, हो गया। फिर अब बताओ अ सॉन्ग, फिर हमें क्या लिखना है? अ सॉन्ग। विल, वाई विल अ सॉन्ग। फिर हमें लिखना होता है चेन हेल्पिंग वर्ब के नाम पर बी, ठीक है। लो ये लिख दिया मैंने, विल अ सॉन्ग बी। अब बताओ सिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? सॉन्ग, सिंग सैंग सॉन्ग, ठीक है। सिंग सैंग सॉन्ग। व्हाई विल अ सॉन्ग बी सung बाय? इस तरीके से आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये पूरी कहानी मैंने खत्म कर दी। आज इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। मैं भी आज मैं इसका प्रैक्टिस सेशन डालूंगा एक्सरसाइज, तो आप उसको सॉल्व करना और नेक्स्ट डे यानी कल फ्यूचर
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को मिला के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। थैंक यू।